वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 16 अक्टूबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 16 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे, साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। दरअसल इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के योगदान को पहचान देना, साथ ही इनके अधिकारों, समस्याओं और इनकी जरूरतों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। और इस दिवस की शुरुआत साल 2008 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है ग्रामीण महिलाएं उभर रही हैं, बीजिंग +30 के साथ लचीले भविष्य की रूपरेखा तैयार करना। अब बीजिंग +30 क्या है? तो दरअसल साल 1995 में चाइना के बीजिंग में महिला सम्मेलन हुआ था, जिसकी तीसरी वर्षगांठ का प्रतीक है यह। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 अक्टूबर। अगला सवाल है, हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर भावना चौधरी बनाई गई हैं। अब बीएसएफ यह है क्या? तो दरअसल इसका पूरा नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, और इसकी स्थापना 1 दिसंबर साल 1965 को की गई थी और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका आदर्श वाक्य है कर्तव्य मृत्यु तक निभाना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक हैं दलजीत सिंह चौधरी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भावना चौधरी। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन ये होता क्या है, इसे हम आगे देखेंगे। तो अब ये 5 समुद्र तट कौन से हैं? तो पहला है श्रीवर्धन, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। दूसरा है नगांव समुद्र तट, ये भी रायगढ़ जिले में स्थित है। तीसरा है पर्णका, ये पालघर जिले में स्थित है। चौथा है गुहागर, ये रत्नागिरी जिले में स्थित है। पांचवा है लाटघर, ये भी रत्नागिरी जिले में स्थित है। अब क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन? तो दरअसल यह एक अंतर्राष्ट्रीय पारिस्थितिकी लेबल होता है और यह इसे डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा दिया जाता है और इस लेबल को दिए जाने के लिए कुछ मानदंड भी तय किए गए हैं। तो दरअसल इनके पानी की गुणवत्ता मापी जाती है, इसके अलावा सुरक्षा और बचाव, इसके अलावा पर्यावरण प्रबंधन, साथ ही सार्वजनिक सुविधाएं भी देखी जाती हैं। और इसकी शुरुआत साल 1985 में की गई थी और पहले केवल यह यूरोपीय देशों तक ही सीमित था, वर्तमान में वैश्विक हो चुका है और इसका मुख्य उद्देश्य है समुद्र तटों और साथ ही तटीय क्षेत्रों में सतत पर्यटन को बढ़ावा देना, साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण, साथ ही पर्यटकों को बेहतर अनुभव, साथ ही स्थानीय समुदायों में जागरूकता बढ़ाना। और भारत में इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, साथ ही सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट के माध्यम से भारत में इसका संचालन किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अगला सवाल है, हाल ही में संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में नवाचार के लिए प्रतिष्ठित किंटन आर मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो दरअसल हाल ही में सोनाली घोष को किंटन आर मिलर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अब किंटन आर मिलर पुरस्कार यह है क्या, इसे आगे समझेंगे। तो दरअसल वर्तमान में सोनाली घोष काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में स्थित है, में नवाचारी संरक्षण प्रबंधन के पद पर कार्यरत हैं। अब क्या है किंटन आर मिलर पुरस्कार? तो दरअसल इसकी स्थापना साल 1997 में की गई थी और इसे IUCN की संस्था वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज यानी कि WCPA द्वारा दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है? तो राष्ट्रीय उद्यान एवं साथ ही संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में नवाचार के लिए सम्मानित किया जाता है। किसी भी व्यक्ति या फिर टीम के तौर पर काम करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है और हर 2 सालों पे यह पुरस्कार दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोनाली घोष। अगला सवाल है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नदी बेसिन में 76 गीगावाट हाइड्रो पावर क्षमताओं विकसित करने की घोषणा की गई है?
तो दरअसल हाल ही में भारत सरकार द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में 76 गीगावाट हाइड्रो पावर क्षमता विकसित करने की घोषणा की गई है और इसके लिए लक्ष्य रखा गया है साल 2047 तक। और इस पे पूरी लागत कितनी आएगी, मतलब कुल खर्च कितना आएगा, तो 6.4 लाख करोड़ रुपए। इसका मुख्य उद्देश्य है देश की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करना, साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, जो कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और साथ ही सिक्किम जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों के 12 उप बेसिनों में स्थित 208 बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट को विकसित किया जाएगा और इसे 2 चरणों में संपन्न किया जाएगा। पहला चरण रहेगा 2035 तक चलेगा। इसके लिए 1.91 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और दूसरा चरण जो कि साल 2047 तक चलेगा, इसके लिए 4.52 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। और इस पूरे योजना का क्रियान्वयन कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किया जाएगा। ये कौन से हैं, तो पहला है एनएचपीसी यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ये महारत्न कंपनी है। अगला है एनईईपीसीओ यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तीसरा है एसजेवीएन, ये भी महारत्न कंपनी है। इसका पूरा नाम है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दरअसल हाल ही में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की के अध्यक्ष अनंत गोयनका नियुक्त किए गए हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति 28 से 29 नवंबर 2025 से प्रभावी होगी, जो कि हर्षवर्धन अग्रवाल की जगह लेंगे। अब क्या है फिक्की, तो दरअसल इसका पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना साल 1927 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका मुख्य उद्देश्य है भारत के उद्योग, साथ ही व्यापार और सेवा क्षेत्रों के हितों का प्रतिनिधित्व करना, साथ ही सरकार और उद्योग के बीच संवाद स्थापित करना और देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनंत गोयनका। अगला सवाल है, तीरंदाजी प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो तीरंदाजी प्रीमियर लीग 2025, तो दरअसल साल 2025 में इसका पहली बार आयोजन किया गया था और इसमें 6 टीमों ने भाग लिया था। ये 6 टीम कौन से थी, तो पहला था राजपुताना रॉयल्स, दूसरा पृथ्वीराज योद्धा, तीसरा माइटी मराठास, चौथा ककातिया नाइट्स, पांचवा चेरो आर्चर्स और छठा चोला चिफ्स। और इसका आयोजन 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक किया गया है। कहाँ, तो नई दिल्ली में। और इसमें विजेता रही है राजपुताना रॉयल्स, उप विजेता रही है पृथ्वीराज योद्धा और इस लीग के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे रामचरण। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजपुताना रॉयल्स। अगला सवाल है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पहले प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दरअसल हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पहले उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं डैन कार्ड्स। अब क्या है आईएमएफ, तो दरअसल इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और इसकी स्थापना साल 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी, लेकिन इसने कार्य करना शुरू किया था साल 1944 में। और इसका काम क्या है, तो निगरानी करना विश्व के वित्तीय बाजार पर, साथ ही ऋण देना अल्पकालिक। और इसकी मुद्रा क्या है, तो एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार। और इसके वर्तमान सदस्य देश हैं 191। इसका मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डैन कार्ड्स। अगला सवाल है, ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया डीबीएस बैंक किस देश से संबंधित है? तो सबसे पहले जानते हैं ग्लोबल फाइनेंस ये होता क्या है। तो दरअसल यह मासिक पत्रिका है जो कि अमेरिका का मासिक पत्रिका है और हर साल इसके द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की रैंकिंग की जाती है, जो कि अलग अलग श्रेणियों के लिए होती है। इनमें प्रमुख है बेस्ट बैंक्स, साथ ही सेफेस्ट बैंक्स, इसके अलावा बेस्ट डिजिटल बैंक्स। और इसकी स्थापना साल 1987 में की गई थी और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। और दरअसल हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा सिंगापुर के डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है, जो कि लगातार 7वीं बार यह मौका है जब सिंगापुर के डीबीएस बैंक को यह सम्मान दिया गया है, यानी कि एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक चुना गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर।
अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला त्वरित प्रतिक्रिया कोड आधारित कियोस्क कहां लॉन्च किया गया है? तो दरअसल हाल ही में भारत का पहला क्यूआर कोड आधारित त्वरित प्रक्रिया कियोस्क गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया गया है। अब यह है क्या? तो दरअसल यह एक पायलट प्रोजेक्ट है और इसके उपयोग करने वाले अपने वाहन संख्या को या फिर चालान नंबर को दर्ज कर सकते हैं इसके द्वारा, और साथ ही कियोस्क स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड जनरेट होगा। इसके बाद अपनी मोबाइल से स्कैन करके जुर्माने का भुगतान कर सकेंगे, यानी कि ट्रैफिक जुर्माने का भुगतान कर सकेंगे। और वर्तमान में इसे केवल गुरुग्राम में चालू किया गया है। इसके बाद राज्य के और शहरों में भी इसे शुरू किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुग्राम। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 14 अक्टूबर। अगला सवाल था, भारत द्वारा किस नई पहल की शुरुआत की गई है हाल ही में, जिसके तहत 11,000 प्रकार की वनस्पतियों और साथ ही जीव जंतुओं के लिए रेड लिस्ट आकलन तैयार किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, राष्ट्रीय रेड लिस्ट आकलन। अगला सवाल था, हाल ही में किन दो देशों द्वारा अपने द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नया रोड मैप स्वीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, भारत और कनाडा। अगला सवाल था, हाल ही में सुगम्य भारत एप्लीकेशन के नए संस्करण को किस मंत्रालय या फिर विभाग द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अगला सवाल था, हाल ही में भारत के कितने बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के तौर पर नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, 3। अगला सवाल था, ऑस्ट्रेलियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल था, हाल ही में वनडे क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, स्मृति मंधाना। अगला सवाल था, हाल ही में महाराष्ट्र और किस देश के बीच विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए साझेदारी की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, स्पेन। अगला सवाल था, भारत की तरफ से गाजा शांति सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, कीर्तिवर्धन सिंह। और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का नया सदस्य देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, आर्मेनिया।